जय हिंद क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए, आज के क्लास बहुत ही दमदार तरीके से चलने वाला है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोग बात कर रहे थे इससे पिछले क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की हम लोग बात कर रहे थे। इससे पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे कि राष्ट्रवाद क्या है। जैसे कि पहले के समय में, बहुत पहले की समय में, जब दूर दूर तक जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद का कोई नामो निशान नहीं था, उससे पहले के समय में कहीं पर भी राष्ट्रवाद, दुनिया में कहीं पर भी राष्ट्रवाद नहीं थी। ये जान करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति हो रहा है। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहीं पर है तो फ्रांस में है। और ये आप लोग भली भांति जो है परिचित होंगे 1789 की क्रांति। जब आप इस फेज को पकड़िएगा तो हर एक बात जो है ऑटोमेटिक आपको सिस्टमेटिक वे में समझते हुए हर एक बातों पर गहनता के साथ ध्यान देना चलते पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अब यहाँ से आपको समझना है कि 1789 का जब आपको फेज पकड़ेगा तो यही से आपको ध्यान देना है कि लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, 17वां राजा नहीं बना है। लुई 16वां को तो गिलोटिन ही दे दिया गया है। उसको फ्रांस की जनता, आपको मालूम होगा, फ्रांस की जनता का हीरो जो है रॉबस्पियर, उसने ही लुई 16वां को गिलोटिन ही चढ़वा दिया है, मतलब मार डाला है। और यही देख करके 17वां डरे राजा नहीं बन रहा है। 18वां कहता है कि ठीक है हम राजा बन जाएंगे, तो लुई 18वां भी राजा बन जाता है। और यही फेज पकड़ करके आपको समझ में आएगा कि चार्ल्स दसम, फिर यही जो है आपको याद होगा पोलिगने, क्योंकि चार्ल्स दसम राजा बन रहा है और पोलिगने को अपना प्रधानमंत्री बना रहा है। फिर इसी के आगे जब चलिएगा तो आपको याद आएगा गीजो प्रधानमंत्री बन रहा है लुई फिलिप के समय में। तो लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है। और यहीं पर जो है 1848 ये फ्रांस में एक बहुत बड़ी जो है भोज का आयोजन। तो सब टावर आपको धीरे धीरे पकड़ाएंगे। तो उससे पहले 1789 के पहले आपको समझना है कि राष्ट्रवाद कहीं पर भी पहले दुनिया में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये फ्रांस की एक जो है विचारक, जिनका नाम आपको अंसर्ट रेनन, जिन्हें रेनन कहा जाता है, उन्होंने फ्रांस के ही एक जो है विचारक हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में सबसे पहले क्या कहा कि सिर्फ जो है एक भाषा को, एक नस्ल को, ये राष्ट्रवाद नहीं सोचिए, क्योंकि 1789 के पहले फ्रांस में, उससे पहले कहीं राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। तो पहले लोग समझते क्या थे राष्ट्रवाद का मतलब? पहले ये समझते थे कि समान भाषा वाले, समान जाति, समान जो है क्षेत्र वाले, समान जो है नस्ल वाले, ये लोगों की अपनी राष्ट्रवाद है। अगर समान लोग हैं तो हम उनसे जो है राष्ट्रवाद करेंगे, हम उनसे जो है बोलेंगे, बात करेंगे, हर एक चीज को उनको ध्यान रखेंगे। ये इस प्रकार के कंसेप्ट को, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को पहले के समय वाले लोग जो है राष्ट्रवाद समझते हैं। ये जब आप देखिएगा कि अंसर्ट रेनन, इन्होंने क्या कहा? रेनन ने कहा कि नहीं, सभी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वह किसी भी नस्ल का हो, चाहे वह किसी भी वर्ग से, अगर ये सबका विचार मिल रहा है किसी राष्ट्र के प्रति, किसी राष्ट्र के हित के लिए, तो वह राष्ट्रवाद है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि राष्ट्रवाद के हम लोग जो है पूरा गहनता से इससे पिछले क्लास में देखे थे
कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भौगोलिक विशेष, जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में, अलग अलग प्रकार के लोगों में एकता की वाहक बनती है, यही राष्ट्रवाद है। और यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में अब आपको लग रहा है कि बार बार हम फ्रांस क्यों कर रहे हैं। ये फ्रांस इसलिए क्योंकि फ्रांस से पहले किसी भी देश में या दुनिया में कहीं पर भी राष्ट्रवाद नहीं है। ये फ्रांस की देन आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो आइए अब यही हम लोग को समझना है। फ्रांस का राजा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बुर्बो वंश। वंश की अगर हम बात करें, बुर्बो वंश के बाद में आर्लीहेंस वंश, आर्लीहेंस वंश, ये आपको समझना है। ये धीरे धीरे आपको जब टावर हम पकड़ाएंगे तो आपको हर एक बात जो है पूरा सिस्टमेटिक वे से लगेगा कि अब ठीक चल रहा है। अब जो है आप एनसीईआरटी के धारा को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। जैसे नदी के धारा होता है वैसा ही अब एनसीईआरटी को धीरे धीरे आपको धारा पकड़ने आएगा। और इसी सॉफ्टवेयर के साथ जब इसी अंदाज में चलिएगा तब आपको लगेगा कि एनसीईआरटी कितना गहनता के साथ है। क्या आपको उस प्रकार के गहनता के साथ आपको नॉलेज है? अब यही फेज समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है लुई 14वां। लुई 14वां से चलते हैं। हालांकि आपको ये 9th 10th, ये 9th में ही लुई 14वां, 15वां, 16वां, ये 16वां तक, यहाँ तक कि नेपोलियन तक। अब आपको ये जान करके आश्चर्य होगा जब हम आपको यहाँ पर लिखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, फिर आगे लिखेंगे, आगे जब लिखेंगे जब 1848 के बाद जो हेड बनता है जिसका नाम है नेपोलियन तृतीय, तो यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फिर नेपोलियन तृतीय। तो ये फेज आपको ठीक रखना है। यहाँ से टावर अब आपको ध्यान देना है लुई 14वां। उसके बाद में हम बात करें तो लुई 15वां, उसके बाद में बात करें तो लुई 16वां। 17वां राजा नहीं बना है, लुई 18वां बन गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लुई 18वां। उसके बाद ध्यान दीजिए अब 18वां के बाद में चार्ल्स दसम, इसी वंश का है, ये बुर्बो वंश का ही है। कौन? लुई 14वां, 15वां, 16वां, 18वां, चार्ल्स दसम। ये आपको पूरा अच्छे तरीके से ध्यान देना है, चार्ल्स दसम। उसके बाद में आपको ध्यान देना है, अभी आपको हम बताए हैं चार्ल्स दसम के बाद में कौन आया था। चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को तो अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ये आप यहाँ पर पोलिगनेक इसके साथ है, ध्यान रखिएगा। पोलिगनेक किसके साथ में है? चार्ल्स 10 के साथ में कौन है? पोलिगनेक है। अब यही आपको समझना है, चार्ल्स दसम के बाद में कौन आता है? लुई फिलिप। लुई फिलिप, इसने जो है गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। तो पोलिगनेक किसके साथ में? चार्ल्स दसम के साथ में। गीजो किसके साथ में? लुई फिलिप के साथ में। और फाइनली देखिएगा 1848 के बाद बनता है फिर यहाँ पे लुई, यहाँ पर ध्यान दीजिए 16वां के बाद में कौन है? नेपोलियन है। यहाँ पर नेपोलियन है। अब ये बताएंगे आपको पूरा गहनता के साथ। नेपोलियन जो है आधा यूरोप पर ही कब्जा कर लिया था। ये 3 प्रकार का ऐसा बीज मारा था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, कि आधा यूरोप को ही कब्जा कर लिया था। ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि आधा यूरोप के राजा को जीत लिया था नेपोलियन। ये तो 6 लाख की सेना लेकर के मारने चला गया था रूस को। ये जब आप बात समझिएगा, हर एक प्रकार को जब हर एक गहनता के साथ जो है हर एक बातों पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको सच में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। हिस्ट्री जितना आप ऊपर से समझते हैं उतना ऊपर का चीज है नहीं, आपको तो पूरा गहनता के साथ चलना होगा। अब यही आपको ध्यान देना है कि लुई फिलिप या गीजो, उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट है और यहाँ पर हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लुई 14वां की। थोड़ा एक शॉर्ट फेज में देखेंगे, ज़्यादा फेज नहीं, हल्का फेज लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ से जब देखिएगा लुई फिलिप, ये आर्लीहेंस वंश से है,
चार्ल्स, यहाँ पर देखिएगा नेपोलियन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बुर्बो वंश या 14वां, 15वां, 16वां, 17वां भी इसी में था, लेकिन राजा नहीं बना। 18वां बन गया चार्ल्स दसम, अर्लीहेंस वंश। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो मेन आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस में किस वंश का जो है शासन चल रहा था, तो यही आपको मारना है, बुर्बो वंश। थोड़ा हम लोग गहनता के साथ बात करते हैं, हल्का फुल्का लेंगे। लुई 14वां क्या कहता था? ये भी क्या था? निरंकुश शासक था एकदम। यह जो है एकदम अपने ऊपर, इसके ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं होता था, जो चाहता था सो करता था। ये तो यहां तक कह दिया था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, मेरी हर एक बात कानून है। अब सोच करके देखिए कि इसके समय में कोई ऐसा लिखित कानून नहीं, बल्कि मैं ही राज्य हूं, मेरी हर एक बात कानून है। ये जो कह देता था वही कानून है। सोच करके देखिए कि यह कितना निरंकुश शासक रहा होगा। 15वां की बात करेंगे तो इसने ही सप्तवर्षीय युद्ध में जो है, इसने ही सप्तवर्षीय युद्ध का जो है लड़ाई लड़ा इंग्लैंड से, और यह हार गया। जब यह हारा तो 10 अरब लिब्रे का कर्ज जो है फ्रांस के ऊपर जो है, लिब्रे ये फ्रांस की मुद्रा, जैसे हम लोग भारत में कहते हैं ना रुपया, वैसे ही जो है 10 अरब लिब्रे का कर्ज जो है, यानी 10 अरब रुपया जो है, इतना कर्ज हो गया फ्रांस के ऊपर। किसके समय में? लुई 15वां के समय में। सोच करके देखिए कि फ्रांस की स्थिति आगे क्या होने वाली है। यहीं से जब आपको टावर पकड़ेगा तो समझ में आएगा कि लुई 16वां क्या था। लुई 16वां की एक पत्नी थी जिसका नाम था मेरी अंतुआनेत। यह एक ऐसी मेरी अंतुआनेत इतनी खर्चीली थी कि इसे मिसेज खर्चालू के नाम से जाना जाता था। मिसेज खर्चालू के नाम से जाना जाता था। इतना खर्चा करती थी। ये तो अपने 2 महीने की बेटी की देखरेख के लिए 60 नौकरों को रखी थी, 60 नौकरों को रखी थी। सोच करके देखिए 10 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से चल रहा है, इसमें भी मान नहीं रही है, खर्चा पे खर्चा करती जा रही है। बीच में एक आध बार टोके भी लुई 16वां, तो ये कहने लगी कि इससे अच्छा तो हमारा मायके ही ठीक था, हमारा नैयर ही ठीक था। ये रानी है ऑस्ट्रिया की, ये राजकुमारी है ऑस्ट्रिया की, तभी इतना खर्चा कर रही है। ये कह रही है कि इससे अच्छा तो मेरा मायके ही ठीक था। ये मना रहा है, चुपो। वैसे हम कह दिए थे जब टोका ना कि काहे आप इतना खर्चा कर रही है, तुम इतना क्यों खर्चा कर रही है, तो ये बोली इससे अच्छा मेरा मायके ही है, तब उधरे मैं चली जाऊंगी। तो इसने मनाया कि चुपो, ऐसे हम बोल दिए थे। अब यहाँ से आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 10 अरब लिब्रे का कर्ज कितना बढ़ गया होगा इसके खर्चा होने के बाद। चलिए, तो अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 10 अरब लिब्रे का कर्ज जो है पहले से चलता आ रहा है, और मिसेज खर्चालू ये मानने को रेडी नहीं है। ये जब बीच में डांटा तो बोली कि अब चली जाऊंगी, अपने नैहर ही चली जाऊंगी, अपने मायके ही चली जाऊंगी, क्योंकि ये खुद ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। ये भला इसकी बात को सहेंगी? लुई 16वां जो है फ्रांस का राजा है, और शादी किया है किससे? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। पहले ऐसे ही शादी होता था, एक राजा जो है दूसरे रानी से, ऐसे। तो इस प्रकार अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सोच करके देखिए कि खर्चा कितना बढ़ गया। 10 अरब लिब्रे पहले से, और इसके खर्चा करने से और बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया। अब यही सोच करके आपको आश्चर्य होगा, ये लुई 16वां कह रहा है कि इस बार जो है हम इंग्लैंड को ठीक करेंगे, क्योंकि इसके पापा कहने का मतलब इसके पिता, फादर, लड़ाई में तो हार गए थे, सप्तवर्षीय युद्ध में हार गए थे ना। तो ये बोला, अब इसको इसी बात का टीस था कि हम बदला लेंगे। लुई 16वां ये प्रतिष्ठा में प्राण जा रहा है। पहले से 10 अरब लिब्रे का कर्ज है,
अब यहाँ इतना कर्ज होने के बावजूद मिसेज खर्चालू भी नहीं मान रही है, और इतना कर्ज होने के बावजूद ये कर्जे में लड़ाई करने को तैयार है। इसने कहा कि हमारे पिता को हराया है तो इस बार जो है इंग्लैंड को हम छोड़ेंगे नहीं। और वहीं देखिएगा तो अमेरिका के तरफ से जो है ये लुई 16वां जो है अमेरिका के तरफ से जाता है लड़ाई करने के लिए इंग्लैंड से। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा, लफायते के नेतृत्व में इसने सेना को भेजा है इंग्लैंड से लड़ाई करने के लिए। लफायते यह सेनापति, और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि सेना गई है लड़ाई करने के लिए, तो एक तरफ आपको खुशी होगा कि लफायते जो गया है इंग्लैंड को हरा दिया है, यानी इनकी जीत हुई है। क्या हुई है? जीत हुई है। तो पहले से 10 अरब लिब्रे का कर्ज और ये लड़ाई लड़ने के चक्कर में 2 अरब और कर्ज हो गया। तो ये सोच करके देखिए ये कितना का, लगभग जो है 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका है। अब ये सब हो जाने के बावजूद लुई 16वां सोच रहा है कि फ्रांस की शासन कैसी चलेगी। हम इसके शासक तो हैं, हम इसके राजा तो हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है फ्रांस की स्थिति दयनीय होती जा रही है, इसका कंडीशन बिगड़ते जा रही है। कैसे चलेगी देश की ये सारी व्यवस्थाएं कैसी चलेगी। और यही देखते देखते फ्रांस की स्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसा का अभाव है, खुद यह जो है फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ है, और लुई 16वां को कर्ज में राजगद्दी मिली हुई है। अब यही सोच करके आपको आश्चर्य होगा, फ्रांस में आप देखिएगा तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग को जो है पादरी कहा जाता है, द्वितीय वर्ग को कुलीन, और तृतीय वर्ग में जो है, तृतीय वर्ग में देखिएगा तो सभी गरीब लोग, मजदूर, बाकी जो आप सोच रहे हैं सारे के सारे ये तृतीय वर्ग में आएंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ग को जो है विशेष अधिकार प्राप्त है, इनको ज्यादा टैक्स भी नहीं देना है, इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। तृतीय वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, इनको विशेषाधिकार कोई प्राप्त नहीं है, ज्यादा टैक्स कर इन्हीं को देना पड़ रहा है। तो एक जो है यही राजा सोच रहा है कि कैसे पैसा को लाएंगे। तभी इसके मन में आता है कि 175 साल हो गया है एक बैठक होने वाला। ध्यान से सुनिए, अब यहीं से आपको फेज पकड़ेगा कि ये फ्रांस की क्रांति जो आप 1789 जो सुनते हैं, क्या आपको किताब पढ़ने पर ये पता चलेगा? लेकिन जैसे हम आपको यहाँ पर टावर पकड़ाएंगे कि तो एकदम 5G पकड़ लेगा कि अच्छा अब समझ में आ रहा है कि ये कहाँ हुआ था उस दिन। कहाँ हुआ था कि लोग जो है फ्रांस के टेनिस कोर्ट मैदान में जो है इकट्ठा होने लगे। आखिर उस दिन क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के जेल को ही लोगों ने तोड़ दिया। बास्तिल के जेल को तोड़ना, बास्तिल के जेल को तोड़ना ये राजा को हराने के बराबर था। यदि कोई फ्रांस में बास्तिल के जेल को तोड़ दिया तो समझो फ्रांस के राजा को ही हरा दिया। ये लोग कह रहे हैं कि हम, फ्रांस की जनता कह रही है। आज आप देख लीजिए नेपाल का क्या हाल हुआ है, ये जान करके आपको आश्चर्य होगा। जनता में बहुत ज्यादा पावर है। जनता जो है, जब जनता को आप लाख सताइएगा, ऐसा नहीं है कि आप देश में क्या कर रहे हैं, जनता जो है हर एक बातों को नहीं जानती है। जनता तो हर एक बातों को जानती है, बस नजरअंदाज कर देती है। तो आज जो आप देख रहे हैं नेपाल में कि आज नेपाल जल रहा है, वहां की जनता पर जो है डायरेक्ट जो है गोली चला दिया गया। आखिर जो है क्यों शासन को छोड़ करके जो शासक थे क्यों भाग गए? जनता जब अपने शक्ति पर आ जाएगी तो फिर वो किसी को कुछ नहीं समझेगी। यही आप देखिएगा तो फ्रांस में भी ये आज से टावर नहीं पकड़ा है। ये जनता का जो शक्ति है, लोगों का जो पावर है, ये आज से नहीं है। एकता में बल है, इसको मानना पड़ेगा। ये उस समय से भी है, ये नहीं कि आज से है। तो लोग इतिहास को भले ही नहीं पढ़ते हैं लेकिन इतिहास को जानते हैं। आपको यह बात जानना पड़ेगा, आपको यह बात मानना पड़ेगा। फ्रांस की जनता ये कह रही है कि हम जो है बास्तिल के जेल को पतन कर देंगे, बास्तिल के जेल को तोड़ देंगे, जो भी वहां पर कैदी होंगे उसको छुड़ा देंगे। हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा कैदी नहीं थे,
बहुत कम ही थे, लेकिन बास्तिल के जेल को तोड़ना फ्रांस के राजा को, जो लुई 16वां था, उसको हराने के बराबर था। हुआ भी ऐसा कि बास्तिल के जेल को भी तोड़ दिया गया। ये राजा जो पहले शेर बना हुआ था, ऐसा नहीं ये सीधा साधा शासक नहीं था, ये भी निरंकुश था, लोगों को बातों को नहीं मानता था। वो तो कहिए कि ये धीरे धीरे कर्जा देख रहे हैं, ये कर्ज कितना बढ़ गया, 10 अरब लिब्रे का प्लस जो है कर्ज बढ़ गया है। तो यह इसको मजबूर किया है कि आखिर क्या करे। आप ही के पास यदि बहुत सारा पैसा है तो आपको कोई भी भारी भी मुसीबत आएगी तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पैसा बिल्कुल ही नहीं है, छोटा सा भी मुसीबत आएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या मुसीबत आ गया है। सेम कंडीशन यही इसका हुआ है। तो अब आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि लुई 16वां जो है ये सोच रहा है कैसे हम पैसा को इकट्ठा करें, इतना सारा कर्ज हो गया है। तो इसको याद आ रहा है कि 175 साल से बैठक ही नहीं हुई है। स्टेट जनरल का जो बैठक पहले होता था वह 175 साल से बैठक ही नहीं हुआ है। यानी यह पहला बैठक 1614 में हुआ था और 175 जोड़िएगा तो यही आपको 1789 आएगा। सोच करके देखिए। चलिए यहां पे आपको ध्यान देना है कि 175 साल से, पिछले 175 साल से स्टेट जनरल का बैठक ही नहीं हुआ है। स्टेट जनरल का बैठक कहने का मतलब कि उसमें जो है प्रथम वर्ग भी आएंगे, द्वितीय वर्ग भी आएंगे, तृतीय वर्ग भी आएंगे, सभी अपना अपना जो है बात रखेंगे। ये राजा क्या करता था, 175 साल से बैठक ही नहीं बुलाता था। सिर्फ यही नहीं था, अब 175 करने का मतलब इससे पहले भी बहुत राजा। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय वर्ग ही सिर्फ बैठक में शामिल होते थे। पिछले 175 सालों से तृतीय वर्ग बैठक में आए ही नहीं। मेन कष्ट तो इनको था, जो दुख परेशानी थी, टैक्स देना था, इनको ऊपर था। कि प्रथम द्वितीय वर्ग बैठक में आकर के ही क्या करेंगे, कहेंगे हाँ सब नीचे ठीक है राजा, सब नीचे ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट तो इनको है। बैठक में ये आएंगे तब तो ये कष्ट बताएंगे कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है, हमारा पैसा जो हम कमा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा रोजगार नहीं है, बहुत बेरोजगारी है। मेन कंडीशन तो ये बताएंगे ना। तो पिछले 175 साल से इनको बैठक में बुलाया ही नहीं गया। यह स्टेट जनरल का बैठक था। यह पहला स्टेट मतलब पीछे जो हुआ था 1614 में ही यह बैठक हुआ था। 175 साल से यह बैठक नहीं हुआ। इसी में जब 175 जोड़िएगा तो यही बैठक जो है 1789 में होने वाला है। राजा ऐलान कर दिया है कि 1789 में जो है स्टेट जनरल की बैठक होगी। इसमें सभी वर्गों को आना है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। अब यहाँ पर राजा ये सोच रहा है कि इस बैठक में बुला करके हम प्रथम वर्ग के ऊपर भी, द्वितीय वर्ग के ऊपर भी, तृतीय वर्ग के ऊपर भी, इन तीनों के ऊपर जो है कर्ज कसेंगे, कर कसेंगे, कर मतलब टैक्स कसेंगे। राजा यह सोच रहा है। प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, तो ये सोच रहे हैं कि और विशेषाधिकार मांगेंगे, कहेंगे कि और हमारे ऊपर कर कम कीजिए, टैक्स कम कीजिए और वही कर को इनके ऊपर बढ़ा दीजिए, तृतीय वर्ग के ऊपर बढ़ा दीजिए। ये प्रथम द्वितीय वर्ग वाला सोच रहा है। तृतीय वर्ग वाला सोच रहा है कि जो प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है उसको कम कराएंगे और जो हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स है उसको भी कम कराएंगे, इनके ऊपर टैक्स को लदवाएंगे। अरे भाई, यहां पर तो 3 प्रकार के आप विचार देख रहे हैं। राजा कुछ और सोच रहा है। राजा कुछ और सोच करके 1789 में जो बैठक करने जा रहा है, राजा कुछ और सोच करके इनको बुला रहा है। प्रथम और द्वितीय वर्ग कुछ और सोच करके इस बैठक में जाने वाले हैं और तृतीय वर्ग का कहना है कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त है, ये चोरी भी करके आते हैं तो इनको सजा नहीं होती है, सिर्फ हम गाली दे देते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं तो हमको गिलोटिन दे दिया जाता है। अब यही तृतीय वर्ग कह रहे हैं कि इनके विशेषाधिकार के, जो इनका विशेषाधिकार इनको प्राप्त है उसको तो कम कराएंगे ही, साथ ही साथ इनके ऊपर टैक्स भी लदवाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स हो गया है।
अब यहाँ पर देखिए ये बैठक होने वाला है 1789 में। यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 1789 में बैठक बुलाई गई है, उसमें सभी वर्ग आए हैं, राजा भी है। अब यहाँ से आपको फेज पकड़ेगा। ये सिर्फ आपको लय पकड़ा रहे हैं। लय पकड़ाने का मतलब क्या समझते हैं आप? जो आप नीचे की बातों को नहीं समझते हैं उसी को अभी धीरे धीरे लाइन पर ला रहे हैं। यही सोचिए। अब आपको ध्यान देना है। लुई 16वां से हम चले हैं, है कि नहीं? 14वां 15वां के बारे में जो है डिस्कस कर लिए हैं। मेन आपको जो है 10वां क्लास में चार्ल्स 10 से ध्यान देना है। अब यही सोचिए, ध्यान दीजिए बढ़िया से। राजा कुछ और सोच करके बैठक बुलाया है, प्रथम और द्वितीय वर्ग कुछ और सोच करके आ रहे हैं। तृतीय वर्ग का कहना है कि हमारे ऊपर जो टैक्स ज्यादा हो गया है उसको कम कराएंगे, प्रथम और द्वितीय पर लदवाएंगे। इस सोचिए। बैठक स्टार्ट हुआ, इसमें सभी आए। तो ये होता क्या था कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और यहां पर ध्यान दीजिएगा तो तृतीय वर्ग। राजा कह रहा था कि जो भी हम नियम बनाएंगे, जैसे टैक्स के ही बारे में, कि तृतीय वर्ग के ऊपर इतना 50% एकदम 80% टैक्स कसा जाए, द्वितीय और प्रथम पर जो है 10% कस दिया जाए, मतलब 20% टैक्स कसा जाए। क्या इस बिल को पास करते हैं? इसके पक्ष में कौन कौन राजी है? तो प्रथम वर्ग मारेगा यस, द्वितीय वर्ग भी यस, तृतीय वर्ग मारेगा नो। बताइए ऑटोमेटिक यह बिल पास होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रथम वर्ग तो यहाँ पर मिल गया 1 वोट, द्वितीय वर्ग सी 1 वोट, 2 वोट हो गया, यस यस 2 हो गया और नो 1 हुआ। ऑटोमेटिक तृतीय वर्ग हार जाएगा। यानी एक वर्ग का 1 वोट। यहां पर जब देखिएगा तो इसमें प्रथम वर्ग में 300 हैं, द्वितीय वर्ग में 300 सदस्य हैं और तृतीय वर्ग में 600 सदस्य हैं। तो प्रथम द्वितीय तो मिला है, एक जैसा मिला हुआ है। ये कहेगा यस तो ये भी मारेगा यस, या नो कह करके भी यह पीछे हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम ना हो करके कि एक वर्ग का 1 वोट ना हो करके अगर ऐसा नियम लागू हो जाए कि 300 व्यक्ति में 300 वोट, 300 व्यक्ति का 300 वोट, 600 व्यक्ति का 600 वोट। अगर ये 300 का 300 कहेगा यस यस, ये भी 300 का 300 कहेगा यस यस, लेकिन ये 600 का 600 कहेगा नो नो, तो ऑटोमेटिक जो बिल पास होना होगा वो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इनके ऊपर ही मेन सोच करके इनके ऊपर ही टैक्स लगवाने की बात थी। इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। गरीब है, किसान है, मजदूर है, शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, सब तो इसी में। अब यही सोच करके आपको आश्चर्य होगा, राजा कह रहा है कि 1 वोट 1 वर्ग 1 वोट, 1 वर्ग 1 वोट, 1 वर्ग 1 वोट। तृतीय वर्ग वाले कह रहे हैं नहीं, रूसों का जो कॉमनवेल्थ थ्योरी है उसको लाइए, उसको। यानी एक व्यक्ति 1 वोट, एक व्यक्ति 1 वोट, एक व्यक्ति 1 वोट। राजा कह रहा है, अब ये इसलिए फेर में थे कि इसमें का 1 2 मिला हुआ था इनके साथ। सोचिए अगर ये 600 का 600 कह रहे हैं कि हाँ एकदम बिल पास नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये 600 का 600 कह रहे हैं कि नहीं होगा, ठीक है? ये 600 का 600 कह रहे हैं कि बिल पास नहीं होगा, 600 का 600 कह रहे हैं कि बिल पास नहीं होगा। जैसे ये 600 है तो ये 600 का 600 कह रहे हैं कि बिल पास नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि एकदम होगा, ठीक है? 600 का 600 कह रहे हैं बिल पास नहीं होगा, 300 कह रहे हैं कि एकदम बिल पास होगा, और ये भी अगर 299 भी इसमें का कहा कि बिल पास होगा तो इसमें का ऑटोमेटिक बताइए कौन जीतेगा? ये 599 हो रहा है और नो वाला 600, ऑटोमेटिक तृतीय वर्ग जीत जाएगा कि नहीं? किसके आधार पर? किसके आधार पर बताइए? किसके आधार पर? ये 299, क्योंकि ये कोई इसमें मिला हुआ है जिसका नाम है, आगे अब आपको बताएंगे, रॉबस्पियर, ठीक है? तो अगर गलती से इसमें का एगो भी इस तृतीय वर्ग में मिल जाएगा तो जीतेगा कौन? तृतीय वर्ग। किसके आधार पर? रूसो के कॉमनवेल्थ थ्योरी के आधार पर कि एक व्यक्ति 1 वोट। राजा कह रहा है कि नहीं, 1 वर्ग 1 वोट।
अब इसी बात को लेकर के बैठक में हो हल्ला हंगामा हुआ। ये 600 के 600 लोग जो है बाहर निकल गए और पेनिस के टेनिस कोर्ट मैदान में चले गए। वहां पर लोगों को इकट्ठा करने लगे कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। लोगों को इकट्ठा करने लगे कि यह राजा जो है हमारे खिलाफ फिर से टैक्स लागू करेगा, फिर से कर को बढ़ाएगा और हम लोगों को विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं है। ये राजा हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। ये लुई 16वां का फेज चल रहा है। इसी में का एक व्यक्ति मिला हुआ है, समझ रहे हैं ना। इसमें भी 300, इसमें भी 300, तो ऐसा नहीं समझना है कि सब एक ही जैसा है। उसमें कुछ पढ़ा लिखा भी है। तो उसी में का एक मिला हुआ है इनके साथ रॉबस्पियर। वहीं इनको लेकर के जा रहा है टेनिस कोर्ट मैदान में और वहां पर इकट्ठा कर रहा है, कह रहा है कि इस राजा के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन करेंगे। एकदम बहुत जो है तैयारी चल रही है, हो हल्ला हंगामा चल रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और यही तृतीय वर्ग वाले ये बोले हैं कि 14 जुलाई 1789 को हम बास्तिल के जेल को पतन करेंगे। 14 जुलाई 1789 को हम बास्तिल के जेल को पतन करेंगे, बास्तिल के जेल को तोड़ देंगे। और ये बास्तिल के जेल को तोड़ना राजा के हराने के बराबर था। और यही सोच करके आपको आश्चर्य होगा, राजा ये बात जान गया। यह जितना सेना था ना, सभी सेना को जो है बास्तिल का जो जेल था उसके आसपास में सभी सेना को जो है ड्यूटी दे दिया। लोग, ये भीड़ काफी इकट्ठा हो गया है। भीड़, इसका मेन हीरो, इस आंदोलन का मेन हीरो इसी में से मिलकर के आया था। प्रथम वर्ग में से रॉबस्पियर बताएंगे आपको। वही जो है इसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अब जो है आपको आश्चर्य होगा कि 14 जुलाई 1789 को एकदम जो है ये लोग जब बास्तिल के जेल को तोड़ने के लिए गए हैं, हालांकि उस जेल में 6 लोग ही थे। अब जो भी राजा के खिलाफ बोलता था ना, सीधे पकड़ करके उसको बास्तिल के जेल में डाल दिया जाता था। अब इस डर से कोई ज्यादा बोलता भी नहीं था, इसीलिए बास्तिल के जेल में वहां पर कैदियों की संख्या बहुत कम थी। अब यही आपको ध्यान देना है, चलिए अब यही आपको ध्यान देना है कि 14 जुलाई 1789 को जो है जब बास्तिल के जेल का पतन हुआ है, तो पतन होने से पहले वहां पर काफी लड़ाई हुआ है। उसमें कुछ बहुत सारे लोग इधर के मार दिए गए हैं, कुछ सेना भी मार दिए गए हैं। और फाइनली जो है 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का जेल का पतन हो गया है। इसको जो है लोगों ने जेल को तोड़ दिया है। जो भी उसमें कैदी थे, 6 कैदी थे, उनको छुड़ा लिया गया है। अब इस तरीके से जो है सोच करके देखिए कि बास्तिल का जो जेल था उसको रोक थाम के लिए राजा ने वहां पर सारे के सारे सैनिक को लगा दिया था, फिर भी इन लोगों ने उनको हरा दिया। अब राजा जो पहले शेर थे अब तो गाय बने हुए हैं, क्योंकि सारा सेना ही उधर भेज दिए थे। तो ये राजा जो है लुई 16वां डरा हुआ है कि लगता है अब हमको भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी में का जो है जो लीड कर रहा है हेड, वह जो है राजा को आकर के समझा रहा है कि देखिए ऐसा बात नहीं है, राजा आप रहिए, हम लोग कहाँ, हम लोग आप ही को राजा रखेंगे। तो इसका हेड जो है वह कह रहा है कि राजा आप रहिए, लेकिन ये जो आप मन का मौजी कर रहे हैं, जो मन में आया जिसको जो मर्जी, मतलब आपके मन में जो है कि कोई चोरी करके आया आप उसको सजा नहीं देते हैं। ये तृतीय वर्ग वाले सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके आते हैं तो आप इनको गिलोटिन दे देते हो। ये जो मन का जो शासन करते हैं ना, इस पर आप अंकुश लगाइए। गिलोटिन का मतलब होता है कि 50-60 किलो का तलवार होता है। जिस व्यक्ति को गिलोटिन चढ़ाना है उसके हाथ पैर को बांध करके ऐसे कर दिया जाएगा और वहीं 50-60 किलो का तलवार उसके गर्दन पर गिरा दिया जाएगा, तो धड़ अलग हो जाएगा, सर अलग हो जाएगा। इसी को गिलोटिन कहा जाता है। तो फ्रांस के, ये देखिएगा फ्रांस में उस समय सबसे ज्यादा गिलोटिन दिया जा रहा है। हालांकि ये गिलोटिन जो है लुई 16वां लोगों को दे रहा है, पकड़ पकड़ करके। जो इसकी बात को नहीं मान रहा है, लुई 16वां निरंकुश था, एक तरीके से आप तानाशाह कर रहे हैं। जो मुंड में आया, यही तो आपको कह रहे हैं
कि जो ये मन का शासन कर रहे हैं ये शासन नहीं कीजिए। ये जो जिसको मन में आया उसको पकड़ करके ये गलती किया है, चोरी किया है, लाओ चोरी किया है तो छोड़ दो, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा किया है, तृतीय वर्ग है, लाओ इसको लटका दो, गिलोटिन दे दो। कोई पूछा कि जो चोरी करके आया आप उसको छोड़ दिए और ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके आया है, इसमें से कोई चोरी करके आया आप उसको छोड़ दिए, सिर्फ ही लड़ाई करके आया है तृतीय वर्ग, आप इसको गिलोटिन दे दिए। जो ये सवाल कर रहा है उसी को सबसे पहले गिलोटिन पर लटका दे रहा है कि तू कौन होता है पूछने वाला। यही सोच करके आपको आश्चर्य होगा कि लोगों को गिलोटिन देते फिर रहा है। इस समय आया तो लुई 16वां को ही गिलोटिन चढ़ा दिए फ्रांस की जनता। रॉबस्पियर आप उसमें नाम सुनेंगे। तो अब यही बोले, रॉबस्पियर बोले, ये जो आंदोलन का मेन हेड नेता था, बोला कि आप राजा रहिए, राजतंत्र ही रहेगा, राजा का बेटा ही राजा, ये राजतंत्र ही रहेगा, लेकिन अपने मन का जो आप शासन कर रहे हैं इस शासन नहीं कीजिए, कोई संविधान बनाइए, नियम बनाइए, यानी संवैधानिक राजतंत्र। ये संवैधानिक राजतंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। अब राजा जो पहले शेर था ये डरा हुआ है कि फ्रांस की जनता हमको भी ना मार दे, बोला लाओ लाओ हम साइन कर देते हैं, जो तुम कहोगे वही नियम रहेगा, वही कानून रहेगा। तो ये देखिए 1789 के क्रांति के फलस्वरूप ही फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई है। अब यही धीरे धीरे फेज जब चलेगा तो रॉबस्पियर धीरे धीरे हीरो बनेगा। अब गिलोटिन दे देगा, लुई 16वां को ही गिलोटिन दे देगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है इसका ससुराल ना है ऑस्ट्रिया। अरे इसकी जो पत्नी है मेरी अंतुआनेत तू कहाँ का है, ऑस्ट्रिया का है ना। तो इसमें धीरे धीरे ऑस्ट्रिया एंट्री मारेगा, दखलंदाजी करेगा कि फ्रांस में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हमारे दामाद को तुम लोग ये क्या बना दिए हो, साइड कर दिया है। रॉबस्पियर जब आया है तो इसको साइड कर दिया है, किसको, लुई 16वां को जो है उसको जेले में डाल दिया है। और धीरे धीरे बोला है, अब इधर से ऑस्ट्रिया जो है ये धकिया रहा है कि अरे भाई मेरे दामाद को तुम क्या कर दिए हो। तो रॉबस्पियर कहा कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बसुली। यह जो है रॉबस्पियर लुई 16वां को ही गिलोटिन दे दिया है कि बिना मतलब में ना माथा का दर्द है, बार बार ऑस्ट्रिया वाला हमको धमका रहा है कि अगर उसको कुछ हो गया तो, अगर उसको कुछ हो गया तो। अब चूंकि लुई 16वां का ससुराल है ऑस्ट्रिया, अब यही धीरे धीरे तनाव पैदा हो रहा है। तो रॉबस्पियर ने लुई 16वां को ही निपटा दिया है। ये देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट आने वाला है। ये जो आप सोच रहे हैं, जो हिस्ट्री आप सोच रहे हैं उससे बहुत अलग का ही क्लास है। तो इसी अंदाज के साथ हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे हर एक बातों को जो है गहनता के साथ ध्यान देते हुए चलेंगे। तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई है फ्रांसीसी क्रांति 1789 के फलस्वरूप। अब यही देखिएगा तो धीरे धीरे फ्रांस में जो है डायरेक्टरी शासन आता है। डायरेक्टरी शासन में 5 डायरेक्टर मिल करके फ्रांस को चला रहे हैं। एक डायरेक्टर का जो है 5 डायरेक्टर थे, 1 2 3 4 5 डायरेक्टर मिल करके ये किसको चला रहे हैं, फ्रांस को चला रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक डायरेक्टर का जो है मृत्यु हो जाता है, किसी कारण से उसका एज हो गया था। अब यही आपको जान कर क्या आश्चर्य होगा कि उसी समय नेपोलियन जो है ऑस्ट्रिया को हरा करके आया है, और ऑस्ट्रिया को हरा करके आया है, पहले ही गया है एकदम जो है शतक मार दिया है, एकदम जो है फुल फॉर्म में है और शतक मार दिया है। तो लोग जो है आ रहा है तो ताली मार रहे हैं कि ये देखिए नेपोलियन जो है ऑस्ट्रिया को हरा दिया है, नेपोलियन इसी का है, ठीक है ना, सेनापति है। अब यही सोच करके आश्चर्य होगा कि देखा कि अरे भाई तो सीट खाली है, अब इसी सीट पर बैठा दे रहा है लोग। अब हुआ कि 5 डायरेक्टर मिल करके फ्रांस को चलाएंगे तो भाई एक डायरेक्टर तो है ही नहीं, उसकी मृत्यु हो गई है किसी कारणवश से, सीट खाली देखा और इधर से फॉर्म में था, यात्रा था, इधर से जीत करके आया था कौन, नेपोलियन, और इधर सीट खाली था। तो ला करके नेपोलियन को जो है इस सीट पर जो है बैठा दिया गया कि लो भाई सीट खाली था, इधर से नेपोलियन तो अच्छा लड़ाई लड़ रहा है, ऑस्ट्रिया को हरा करके आ रहा है। अब इसी सीट पर बैठा दिया गया है नेपोलियन को। धीरे धीरे देखते देखते नेपोलियन जो है ये 5 डायरेक्टर को जो है अपने हाथ में ले लिया है, अपने हाथ में ले लिया है। अब यही जो है सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम है, यह फ्रांस के राजगद्दी पर शासन करेगा, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठेगा धीरे धीरे नेपोलियन। और फ्रांस की जनता को कहता है नेपोलियन
कि लो तुमको समानता नहीं है ना, चलो हमारे समय में, हमारे शासन में सब किसी को समानता, सब किसी को स्वतंत्रता, सब किसी को बंधुता। ये फ्रांस की शासन में इतना चेंजिंग लाया है नेपोलियन बोनापार्ट। देख तो नेपोलियन को जो है बगल वाले, जब नेपोलियन जो है फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सब किसी को एकदम जो है कर दिया है, सब किसी को समान, सब किसी को स्वतंत्र और सब किसी को बंधु, ये जो कंसेप्ट दिया है फ्रांस में, इसके आधार पर शासन कर रहा है। तो बगल वाले देश इसको बुला रहे हैं, बगल वाले देश के जनता इसको बुला रहे हैं नेपोलियन को कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ का राजा जो है ऊंच नीच, गरीब अमीरी सब करता रहता है, भेदभाव करते रहता है। ये नेपोलियन बारी बारी से सबके यहाँ गया है, सब राजा को हरा दिया है, सब राजा को हरा दिया है। और इस तरीके से देखते देखते जो है अब नेपोलियन का पूरे यूरोप में प्रभाव बढ़ रहा है। तो यहाँ से आगे क्लास हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।